नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। देशित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बताता हूं वो 4 बड़ी खबरें जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। पहली खबर, जहां चला बुलडोजर वहां बनेगा गरीबों का घर। संभल में 24 घंटे पहले जिस सरकारी जमीन को बुलडोजर ने कब्जा मुक्त कराया, आज उसी का पट्टा सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब भूमिहीनों को दे दिया। पूरी खबर देशित की कवर स्टोरी में आप देखेंगे। दूसरी खबर, आमिर खान की तीसरी शादी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को क्यों चुभी। आमिर खान की शादी को लेकर विवादों का दौर जारी है और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। तीसरी खबर, नागिन बनकर सुहाग को डसने वाली दामिनी। जी हां, पति की हत्या करने वाली मुस्कान और सिया की करतूत आपने देखी, लेकिन अब पति की हत्या का जो मामला सामने आया है वो आपके होश उड़ा देगा। सिर पकड़ लेंगे आप कि ऐसा भी हो सकता है। इस खबर को, इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। और रात 8:27 पर आपको दिखाऊंगा ट्रंप के हमले पर खलीफा की बंदरगाह वाली धमकी। क्या है यह धमकी और क्यों दी गई, जरूर देखिए। इनके अलावा भी कई और खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले देशित की कवर स्टोरी। कब्जा गैंग के शिकंजे से सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए सीएम योगी ने बुलडोजर को मुहिम पर लगा रखा है और खुद कमान संभाल रही है। उस मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाने की, उन्हें जमीन का मालिक बनाने की। संभल में यही हुआ है। 24 घंटे पहले बुलडोजर ने 4.5 बीघा जमीन से अवैध इमामबाड़ा और मजार का कब्जा खत्म किया और आज सीएम योगी ने 10 गरीब और भूमिहीन परिवारों को उस जमीन का मालिक बना दिया। और यही नहीं, इस जमीन पर उनके रहने के लिए घर भी योगी सरकार ही बनवाई। मतलब जहां चला बुलडोजर वहां गरीबों के लिए बनेगा घर। जोरदार तालियों का जय जय श्री राम। नमस्कार सादर प्रदान करते हुए हमारे पूर्व माननीय सदस्य विधान परिषद आवासीय भूमि पट्टा आवंटन संभल जिला तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। आवासीय भूमि पट्टा आवंटन संभल जिला प्रशासन। माफिया से मुक्त कराई भूमि पर गरीब का मकान बन रहा है। एक गरीब को मकान मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। सीएम योगी जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, उसकी नींव शुक्रवार को उनके ही बुलडोजर ने रखी थी। यानी 24 घंटे पहले बुलडोजर ने जिस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया था, 24 घंटे बाद उसी सरकारी जमीन का हक गरीब और भूमिहीन परिवारों में बांट दिया गया। मुकर्रबपुर में 312 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा सीएम योगी ने गरीबों के नाम कर दिया। अब इस जमीन पर इन परिवारों के लिए घर बनेंगे। लैंड रिकॉर्ड ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर आज आपकी जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस कर रहा है तो उसके जिनको हम 100 साल के बाद भी उसकी कब्र से निकाल करके वापस करवाने के सामर्थ्य रखेंगे। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसका काम तमाम करवा देंगे कुछ ही मिनटों में। के लिए नमन करते हुए संभल में सीएम योगी ने 569 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई कब्जा गैंग से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीब परिवारों को दिया गया पट्टा। कल हटाया गया है और आज 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से भूमि पट्टा आवंटन स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। सीएम योगी कहते रहे हैं कि सरकारी जमीनों पर हुआ कब्जा हटाकर वो गरीबों के लिए घर बनाएंगे। संभल में अपने उसी कहे पर सीएम योगी ने अमल किया। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। किस बात की भाई? इस बात की खुशी है, जब तक हम जीवित गए तक योगी की सरकार गए। अच्छा। हाँ जी, हमें इस सुकून में बहुत सरकार में बहुत सुकून है। घर छोटा सारा घर है तो एक खाट का वो भी चिचिया रहा। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा हैं, हम बड़ी मुसीबत से पाल रहे हैं बच्चों को। अब योगी जी को धन्यवाद करते हैं। सर हम बहुत खुश हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे ही आगे वो करते रहें। जहाँ भी मान लो गरीब हैं, गरीबों के साथ हैं तो गरीब भी उन्हीं के साथ हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने कब्जा गैंग से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए घर की पहल की हो। इससे पहले नवंबर 2025 में लखनऊ ने माफिया मुख्तार के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर
72 गरीब परिवारों के लिए घर बनाकर सीएम योगी ने अपने हाथों से चाबी सौंपी थी। जून 2023 में प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर घर बनाकर 76 परिवारों को उनमें बसाने का काम किया गया था। अब संभल में 10 परिवारों को उस जमीन पर घर बनाकर देने की तैयारी है, जिस पर कब्जा गैंग ने अवैध रूप से इमामबाड़ा और मजार बना रखी थी। बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए इमामबाड़ा पे एक बड़ी कार्रवाई। कैमरामैन रवि को कहूंगा वो अंदर से तस्वीरें दिखाएं, इमामबाड़ा के अंदर से तस्वीरें। ये भव्य इमामबाड़ा यहाँ पर बनाया गया और इस इमामबाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई, पीले पंजे का कहर। हालांकि कब्जा गैंग से छुड़ाई गई जमीन का पट्टा भूमिहीन परिवारों को दिए जाने से कट्टरपंथी गैंग भड़की हुई है। उसका कहना है कि इस गांव में कोई परिवार भूमिहीन है ही नहीं, ये सब ढकोसला है। उनका कहना है कि जो जमीन खाली हुई है वहां अस्पताल या पंचायत घर बनाया जाना चाहिए। गरीब परिवार जो लोग हैं जिनका अपने पास मकान नहीं है, छत नहीं है, सबके मकान नहीं, कुछ गरीब परिवार हैं जिनको दिया जाएगा। इतना गरीब गांव में कोई ना है। देखा जावे खुश हैं आप लोग? पूरे गांव में पूछ के देखा जावे, कोई गरीब ना है गांव में। नहीं तो उनकी धर्मशाला ऐसे ना है जिसका मकान ना, सबका मकान है। नहीं, जिनके नहीं है उन्हीं को दिया जाएगा। सारा कागजात चेक करके दिया जा रहा है। तो चेक करके देख लें अपने की सबके घर बने हुए। नाराज हैं? नहीं, इनमें नाराजी की बात थोड़ी है। नाराजी की क्या बात है जी इसमें? आप तो कह रहे हैं कि अस्पताल बना दो, गरीब अस्पताल बनाओ, गरीबों को नहीं दो। अस्पताल बनाया जावे, पंचायत घर गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। अब हमारे गांव में कोई गरीब ना है, सब खाते पीते। भाई साहब पहली बार देखिए यहाँ के लोग कह रहे हैं इस गांव में कोई गरीब नहीं है। ये है कब्जा गैंग, जो पहले सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध दरगाह, इमामबाड़े, मस्जिद और मजार खड़े करती है और जब उस कब्जे को हटाया जाता है तो अनर्गल आरोप लगाती है, विक्टिम कार्ड खेलती है। लेकिन अब ये कुछ भी कहते रहें, कब्जा हट चुका है और छुड़ाई गई जमीन पर अब गरीब परिवारों का हक होगा। बातचीत की गई, वैसे दलित परिवारों को चुना गया जो भूमिहीन है, लाचार है। सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया है कि अब संभल में कोई भी जमीनों पर कब्जे की हिमाकत नहीं कर सकता। जो करेगा वो भुगतेगा, ऐसा भुगतेगा कि पीढ़ियां याद करेंगी। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संभल, जी मीडिया। यूपी के सीएम योगी के पैटर्न पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन ले रहे हैं तो कट्टरपंथी गैंग के सीने पर सांप लौट रहे हैं। धामी फोर्स बीते 3 दिनों से मस्जिदों से होने वाले शोर को डाउन कर रही है, जिसके चलते भाईजान लाउड होते दिख रहे हैं। विरोध में सड़कों पर उतर आए और बड़े आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। मतलब धामी ने रोका मस्जिदों का हल्ला तो भड़का मुस्लिम मोहल्ला। मैं इस कार्यवाही को असंवैधानिक कहता हूं। मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है। इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा बहुत बड़ा जनसैलाब पछवत उनकी सड़कों पे नजर आएगा। भाईजान धमकी पर उतर आए, भीड़ का सैलाब सड़कों पर उतारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन की कान फोड़ू लाउड स्पीकर पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जिला प्रशासन होश में आओ। सड़कों पर जमा होकर कार्रवाई को असंवैधानिक करार दे रहे हैं। कार्यवाही एक तरफा हो रही है। वैसे तो ये कार्यवाही असंवैधानिक है, इसको रोकना चाहिए। भाईजान धमकीबाज हो गए। भाईजान कानून पढ़ा रहे हैं। भाईजान आक्रोशित है। ये गुस्सा, ये तेवर देवभूमि में लाउड स्पीकरों की लाउड आवाज को डाउन करने पर भाईजान दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी ने योगी के लाउड स्पीकर मॉडल की झलक क्या दिखाई, भाईजान की तो त्योरियां ही चढ़ गई। कार्रवाई को अनुचित बताने लगे, सवाल उठाने लगे। मुस्लिम समाज का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर उतरवाने का कोई निर्देश दिया ही नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि केवल मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं। भाईजान दावा कर रहे हैं कि मस्जिदों में तय डेसिबल वाले ही लाउड स्पीकर लगे हैं। 2021 का आदेश है और इसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिबल का लिखा हुआ है, बाकी माइक उतारने का इसमें कोई प्रावधान नहीं। बीते 3 दिनों में उत्तराखंड की अलग अलग जिलों में धामी फोर्स कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा चुकी है। कार्रवाई की शुरुआत ऊधम सिंह नगर जिले से हुई थी, जो अब राजधानी देहरादून के विकास नगर तक जा पहुंची है।
आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें विकासनगर की मस्जिद की हैं, जहां ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर धामी की पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के साथ अचानक धावा बोला और जो लाउड स्पीकर नियमों की धज्जियां उड़ाते मिले उन्हें मस्जिदों से उतार दिया गया। कुछ लाउड स्पीकर भाईजान ने खुद उतारे तो कुछ पुलिस वालों ने उतारकर सीधी और आखिरी चेतावनी दे डाली। अगर दोबारा बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाने की हिमाकत की तो अगली बार जुर्माने के साथ सलाखों के पीछे भी जाना होगा। तो जो भी निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं उसके खिलाफ एक विशेष अभियान अभी चलाया जा रहा है। साफ है, धामी देवभूमि में कान फोड़ू लाउड स्पीकर हटाकर भाईजान की मनमानी का खेल खत्म करने का अभियान तेजी से चला रहे हैं। यही बात मियाँ जी को अखर रही। विकासनगर में हुई कार्रवाई के विरोध में तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया। भाईजान विरोध प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी होने लगी। प्रशासन होश में आओ। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई रोकने की मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज ने धामी प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। इस कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा बहुत बड़ा जन सैलाब पछुआ की सड़कों पे नजर आएगा। धामी की पुलिस का मैसेज साफ है कि बिना इजाजत लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। जो लाउड स्पीकर बजेंगे भी तो वो निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर ही बजाए जाएंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शांति बनाए रखने का कड़ाई से पालन करना होगा। सीएम धामी ने भी ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में एक्शन नियमों के मुताबिक ही हो रहा है। जब भी हम देवभूमि के अनुरूप कोई काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। वोट बैंक उनको दिखाई देता है। उत्तराखंड के मुखिया के डायरेक्ट स्टेटमेंट का सीधा अर्थ है कि कान फोड़ू लाउड स्पीकर के खिलाफ छिड़ा अभियान रुकने वाला नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर प्रदेश भर में अंजाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश भी शुरू हो गई। मुहर्रम में हथियार लेकर हंगामा करने वाले, छोटी छोटी बातों पर पत्थरों की बारिश करने वाले कुछ मियां भाई अब कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। कांवड़ियों में हुड़दंगी दिखाई देने लगी। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है। जिनको घंटा और संघ से परेशानी में अपने कान को बंद करे, कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। कावड़ यात्रा शुरू होने में अभी 10 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन मौलाना को कांवड़ यात्रा से परेशानी होने लगी है। मौलाना को कांवड़ यात्रा में हुड़दंग दिखने लगा, लेकिन उन्हें मुहर्रम में हंगामा नहीं दिखता। हिंदुओं की आस्था को हंगामे का नाम देंगे, लेकिन मुहर्रम में मियां भाई तलवार हथियार लहराएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, मौलाना साजिद रशीद, मौलाना यासूब अब्बास कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उसे बदनाम करना शुरू कर दिया है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है और ये 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 4 से 6 करोड़ कांवड़ी पवित्र यात्रा करेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए सख्त सुरक्षा घेरा, कांवड़ मार्गों को गड्ढा मुक्त और स्वच्छ बनाया गया है। कांवड़ शिविर कैंप की व्यवस्था की गई है। कांवड़ रूट पर हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कांवड़ियों पर योगी आदित्यनाथ खुद फूलों की बारिश करते हैं। कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। कावड़ यात्रा में मौलानाओं को हुड़दंग दिख रहा है, लेकिन मुहर्रम में हुए उपद्रव को वो भूल गए। बिहार के शिवहर और फारबिसगंज में मुहर्रम जुलूस के दौरान पथराव और हंगामा हुआ था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हवा में कार को लटकाकर धमाका कर लोगों में दहशत फैलाई गई थी। यूपी के लखीमपुर खीरी, वाराणसी, बरेली, बहराइच और बलिया में सड़क पर तांडव, विरोध करने पर मारपीट हंगामा हुआ था। मुहर्रम में मातम के नाम पर लगातार 10 दिनों तक हथियार के साथ जुलूस निकालना मौलानाओं को दिखाई नहीं दे रहा है।
प्रशासन शासन बार बार मना करता है कि हाइट ऊंची मत कर देना। क्या दिखाना चाहते हो? बिजली के तारों में जल के मर जाते हो। हमारे कांवड़िया किस प्रकार से निकलते हैं महादेव का जय उद्घोष करते हुए, जयकारा लगाते हुए। ये जयकारे के भय से घबराए हुए लोग हैं। जो श्रद्धालु हुड़ंग मचाते हैं उसका प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनको कम आवाज करके बजाना चाहिए, जिससे किसी को आने जाने वाले को परेशानी ना हो, और हुड़ंग नहीं बचाना चाहिए। हिंदू हो या फिर मुसलमान, कानून के नाम पर योगी आदित्यनाथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यूपी में कानून सबके लिए बराबर है। मुहर्रम में कान फोड़ू डीजे बजाने पर बैन था, तो कांवड़ यात्रा में भी कान फोड़ू डीजे पर बैन है। मुहर्रम में तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक, तो कांवड़ यात्रा में भी डीजे की आवाज तय कर दी गई है। मुहर्रम में ताजिए की ऊंचाई 10 से 12 फीट तय की गई, तो कांवड़ यात्रा में डीजे वाले ट्रकों की ऊंचाई 12 फीट तय की गई। कांवड़ यात्रा में डीजे पर केवल धार्मिक गाने ही बजेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में। नफरतियों की साजिश को नाकाम करने के लिए सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि त्योहारों को लेकर भाईजान अपने चश्मे का नंबर क्यों बदल लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। मेरठ की मुस्कान और उसका नीला ड्रम कांड भूले तो नहीं होंगे आप। अब एक बार फिर इसी शहर की एक महिला पर अपने ही पति की हत्या का आरोप लगा, लेकिन हत्या का तरीका मुस्कान से भी खतरनाक है, और इतना खतरनाक कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2025 में जब मर्चेंट नेवी कर्मचारी सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी, तब सनसनी फैल गई। दोनों ने शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया था। उसके बाद रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित की हत्या कर दी। फिर अपने पाप को हादसा साबित करने के लिए रविता ने हत्या के बाद अपने पति के शव को जहरीले सांप से कटवा दिया। अब अतुल के लिए उसकी पत्नी दामिनी ही नागिन बन गई। उसने अतुल की सांप से डसवा कर हत्या कर दी, और सांप भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि करैत सांप, जिसकी गिनती 4 सबसे जहरीले सांपों में होती है। हसनापुर के उसी मकान में जहां पर 35 साल के अतुल पवार को उसकी पत्नी ही ने मार दिया। तो उसने मारा तो है ही, दामिनी ने अपना पति हो। अच्छा, मारा है। तो ये सांप वाली कहानी जो कह रहे हैं लोग, वो क्या है? सांप से भी कटवाया, उन्होंने जहर वहर भी दिया, जो भी कुछ दिया सब साफ होगा, वो तो हो ही जाएगा। सामने आ गया है। हाँ, वो तो पुलिस ने पकड़ लिए हुए। उसने अपने पति को नींद की गोलियां खिलाई। उसने अपने पति को बार बार मारने की साजिश रची। आखिर में उसने अपने पति को सांप से डसवा दिया। आपने क्यों मारा अपने पति को? जुबान पर ताला जड़ गया है। टी शर्ट पर फॉरगिव लिखा है, लेकिन इस महिला ने जो किया है वो माफी लायक कतई नहीं है। ये वो आरोपी है जिसने अपनी मालकिन को ही प्रेमिका बना लिया और उसके बाद उस खौफनाक साजिश में शामिल हुआ जिसमें इसे अपने बॉस को ही रास्ते से हटाना था। इसके लिए इन्होंने बेहद खौफनाक मर्डर प्लान तैयार किया। वो जानने से पहले इस खूनी कहानी के तीनों किरदार जान लीजिए। कातिल पत्नी का नाम है दामिनी, पति का नाम था अतुल और दामिनी के प्रेमी का नाम है तुषार। आरोप है कि दोनों 1 साल से अतुल को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। कुछ दिन पहले इसी क्रम में अतुल को एक कार से टक्कर भी मारी गई थी। दामिनी लंबे समय से अतुल के खाने में नशीली गोलियां मिला रही थी, जिसके चलते अतुल की कई बार तबीयत भी बिगड़ी थी। उसे अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा था, लेकिन हर बार दामिनी अपने मंसूबों में फेल हो गई। आरोप है कि दामिनी और तुषार ने मिलकर 2 सपेरों से संपर्क किया। दोनों सपेरे तुषार के दोस्त बताए जा रहे हैं। सपेरों से 5 लाख रुपए में डील हुई। इसके बाद आई वो खौफनाक रात जब दामिनी अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई और सपेरों ने अतुल के बेड पर जहरीला सांप करैत छोड़ दिया।
इससे पहले दामिनी पर अतुल के दूध में नींद की गोलियां मिलाने का आरोप है। नींद की गोलियों के असर से जब अतुल गहरी नींद के आगोश में था, तभी सांप ने उसके दाएं पैर में डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे ठीक पीछे इसी मकान में अतुल पवार की हत्या कर दी गई और जो हत्या आरोपी हैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में पुलिस जुटी हुई है। कुछ रोने की आवाज़ सी आई है, यह हल्की हल्की, तो मैंने कहा क्या हुआ कि सांप सांप सांप। तो वो बिस्तरा मैंने जाके यहाँ जाके उसे खोला तो उसमें मरा हुआ सांप था। दामिनी जिस साजिश को साल भर से रच रही थी, वो आखिरकार सफल हुई, लेकिन उसने दुनिया को दिखाने के लिए सुबह सुबह ड्रामा शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सांप दिखाकर अतुल की हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश करने लगी। लेकिन योगी फोर्स की तहकीकात में न दामिनी बच पाई, न तुषार, और न ही वो दोनों सपेरे। सबका हिसाब हो गया। डिब्बे में बंद यही वो सांप है जिसने अतुल को डसा था। चारों आरोपियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज ये दोनों कातिल योगी फोर्स की गाड़ी में एक साथ बैठे हैं, जबकि इनकी चाहत एक साथ शादी के मंच पर बैठने की थी। यही वो व्यक्ति है, यही वो शख्स है जो प्रेमी है उस महिला का, जिसके साथ मिलकर उस महिला ने अपने ही पति को मरवा दिया। ये महिला है दामिनी, जिसने सांप भेजकर अपने पति के बिस्तर पर सांप छुड़वा दिया। अतुल और दामिनी ने साल 2019 में लव मैरिज की थी। तब अतुल नौकरी किया करता था। दामिनी डबल MA और BEd है। ऐसे में दोनों ने मिलकर मेरठ में ही 5वीं क्लास तक का एक पब्लिक स्कूल 4 साल पहले खोला था। स्कूल खुलने के 2 साल बाद तुषार को 10,000 रुपए की नौकरी पर ड्राइवर रखा गया। इसके 1 साल बाद दामिनी और तुषार की नजदीकियां बढ़ गईं। अतुल ने 20 लाख रुपए का एक बीमा कराया हुआ था, जिसे अतुल की मौत के बाद भुनाकर दोनों का प्लान आगे की जिंदगी गुजारने का था। मेरी मौजूदगी उस स्कूल पर है जहां अतुल और दामिनी जो थे वो मिलकर इस स्कूल को चलाया करते थे। अतुल की जो पत्नी थी दामिनी, उसकी नज़दीकी जो थी वो स्कूल बस ड्राइवर के साथ बढ़ गई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर अतुल की हत्या की साजिश करी। और हालांकि दामिनी का झूठ ज़्यादा देर तक योगी फोर्स के सामने टिक नहीं पाया। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। मेरठ में एक के बाद एक नए नए तरीकों से जिस तरह पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की है, उससे इस पवित्र रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ।